आदि काल की सबसे प्रसिद्ध रचना और प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे विवादित रचना है। आदिकाल खुद के बारे में भी यही सवाल है कि आदिकाल नाम है वो सबसे ज्यादा विवादित है। इतने नाम भक्ति काल के नहीं दिए गए, यानी कोई दूसरा नाम ही नहीं, या तो मध्यकाल या भक्ति काल। रीति काल में जाते हो जरूर 3-4 नाम आते हैं, आधुनिक काल में फिर वही बात, केवल आधुनिक काल नाम। जबकि पृथ्वीराज रासो और आदिकाल जो ये नाम है, पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक अप्रामाणिक दृष्टिकोण से और आदिकाल के 10 नाम आ गए, तो ये विवादित है। आदिकाल की रचना के संदर्भ में देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो सबसे विवादित रचना है। इसके 2 प्रकार के सवाल बनेंगे यूं। एक तो सीधे सवाल इनके बन जाते हैं चंद बरदई की। अब जैसे जगनी के, नरपति नाल के, दलपति विजय के, उनके स्वतंत्र सवाल नहीं बने थे, जबकि इनके अपने स्वतंत्र सवाल बनेंगे। उसके बाद रासों के सवाल है। अगर आप एपी की तैयारी करते हो तो फिर आपको ये सवाल भी पढ़ना होगा। हमने ये बार नहीं बढ़ाया है। जैसे आप मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच में, इस बैच में रईस ज्यादा ही हूँ, लंबी ठेठ वहां तक लाइन गई है, स्कूटी और मोटरसाइकिल की। सेकंड आते हैं शाम को, वो बेचारे यूं ज्यादा आते हैं। हाँ ये तो है। तो जैसे कि आप विवेक शंकर की किताब पढ़ोगे, वहां आपको 8-10 आलोचकों के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा दी गई है। हम नहीं पढ़ते हैं, केवल पिंगल या मुनि जिन विजय के जरूर ले लेते हैं अपभ्रंश, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते। यहां रहेंगे वो सारे वही कि रासो के कितने संस्करण आपको मिलते हैं, या प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के दृष्टिकोण से। ये एक अपने आप में स्वतंत्र सवाल बनेगा। यहां पर भी आपको 4 नजरिए देखने को मिलेंगे। रासो के संस्करण कितने, जैसे कि ये 4, यहां पर भी एक स्वतंत्र सवाल बनेगा। एक सीधा ये सवाल है कि वृद्ध संस्करण, लघु संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण और लघुतम संस्करण, एक सवाल। फिर प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और मुक्तक मानने वाले, फिर एक सवाल। और इस बार जैसे आया था नगेंद्र की किताब के अंतिम, जैसे रासों के बारे में काफी लिखा है, पृष्ठ आधे इधर से आधे सामने वाले से, बीच में से सवाल बनाकर उन्होंने दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सवाल आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? जैसे कि इस रासों के बारे में प्रबंध है, कोई सवाल बनेगा तो ये आपको पता प्रबंधात्मक रचना है, इसमें आपको घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलेगी। अगर आता है तो ये घटनात्मक काव्य भी हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में जाओगे, अधिकांश लोगों ने पिंगल यानी ब्रज भाषा माना है, तो आपको ये भी करना होगा। फिर जैसे कि आचार्य द्विवेदी के ग्रंथ में डिंगल वगैरह भी है, लेकिन इस बार जो सवाल है वो यही था कि भाषा डिंगल नहीं, डिंगल को मानने वाले बहुत कम है। डिंगल पिंगल शैली आ जाए तो फिर भी संगत है, लेकिन आप केवल भाषा डिंगल है ऐसा नहीं, प्रधानता पिंगल भाषा की है, पिंगल यानी ब्रज प्रधान भाषा की है, न कि डिंगल की। हाँ डिंगल के अंश मिलते जरूर है। इस प्रकार कोई सवाल आएगा, इतना पढ़ने पर आप निकालोगे। इसकी कहानी क्या है? चंद बरदई के अपने स्वतंत्र सवाल रहेंगे। यहां दिल्ली के एक शासक है अनंगपाल तोमर, ये कहानी इसकी ये है। दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर यानी तोमर वंशी राजा है अनंगपाल। इनके 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है सुंदरी और एक का नाम है कमला। ये विवादित नाम है। सुंदरी का विवाह कन्नौज शासक
कन्नौज शासक विजयपाल से होता है और कमला का विवाह अजमेर शासक कान इसकी है सोमेश्वर से होता है। विजयपाल, इनके पुत्र का नाम है जयचंद राठौड़। और सोमेश्वर कमला के पुत्र का नाम है पृथ्वीराज चौहान। मूल कथा ये है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता जयचंद राठौड़ की पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि सुंदरी कमला जयचंद राठौड़ पृथ्वीराज चौहान ये आपस में क्या लग गए, मौसी बेटे भाई। हाँ, और ये है संयोगिता। इससे आगे की कहानी आपको पता है। तो जयचंद अगर शाहबुद्दीन से नहीं मिलेंगे तो पृथ्वीराज को धन्यवाद देंगे क्या? भाई सीधी सी बात है, प्रेम प्रेम आपका प्रेम मान लिया, लेकिन थोड़े बहुत तो आपको रिश्ते की ओर देखना चाहिए था। अब पृथ्वीराज चौहान महान है, लेकिन महान है तो गलती तो है ही। अब यहां पर क्या, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर के कोई संतान न होने के कारण इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य इनको देने के बारे में विचार किया। और ये कहां के शासक है, ये शाकंभरी नरेश है, वही जो हमने कल पढ़ा था। या इसे सांभर नरेश कहेंगे या इसे अजमेर का राजा कहेंगे, अजमेर शासक कहेंगे। और ये कन्नौज के है ही राजा। अब जब दोनों इनके नाती है, अनंगपाल तोमर ने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर दिल्ली का शासक हो गया, एक विस्तृत साम्राज्य इनके अधीन हो गया। दिल्ली और अजमेर का राजा हो गए पृथ्वीराज चौहान। यह बात जयचंद राठौड़ को खटक गई। उन्होंने ये कहा कि जब हम दोनों उनके रिश्ते में बराबर है तो क्यों नहीं साम्राज्य का भी बंटवारा बराबर कर दिया जाता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अजमेर दिल्ली का शासक बना दिया। इसी बात से जयचंद राठौड़ खफा हो गए। और जयचंद राठौड़ भी वीर है, पराक्रमी है, साहसी है, एक बड़े भूभाग के अधिपति। ये तो इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। पृथ्वीराज चौहान को एक तरह से ये संदेश देने के लिए कि भले आप दिल्ली के अधिपति हो गए हो, आज भी जयचंद राठौड़ है, उनका साम्राज्य आपसे अधिक भी है और हम आज भी कह रहे आपसे ज्यादा शक्तिशाली भी है। बस, यानी यहाँ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, सभी राजाओं को बुलाया जाता है और उसमें पृथ्वीराज चौहान को भी बुलाया जाता है। नंबर 1 तो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए और इन्हीं के भाई जैसे जयचंद राठौड़ को एक तरह से नीचा दिखा दिया कि भाई रिश्ते में भले बराबर है, लेकिन आत्मा में आपसे ज्यादा हम उनके नजदीक, इसलिए हम दिल्ली के शासक हो गए। इन्होंने इस खुन्नस को निकालने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है, सभी राजाओं को बुलाया और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी बुलावा भेज दिया।
पहले तो ये हुआ कि ये दिल्ली अधिपति बने, एक तोइन वो हो गई, दूसरी तोइन ये हुई कि ये यज्ञ में आए ही नहीं। आना था, सभी आते हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी जब विरोधी पार्टी के कोई कार्यक्रम होता है तो भी जाते हैं, क्योंकि ये एक हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। लोकाचार के नाते हम जाते ही, भले हम विचारधारा से विरोधी है, लेकिन सोसाइटी में है, समाज में है, हम मानव जाति से है, तो फिर ये इतना विरोध हम एक दूसरे से नहीं पालते, जबकि यहां पर ऐसा हुआ है। अब इससे आगे क्या है, आयोजन होता है। यज्ञ के आयोजन के साथ साथ संयोगिता का स्वयंवर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ या दो काम एक साथ हो रहे। एक तो इन्होंने अपने यज्ञ का आयोजन किया, वो एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन है, साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी है। विवाह से पूर्व स्वयंवर विवाह, एज सीताराम की तरह कह रहे। और ऐसे आयोजन अपने यहाँ होते ही है, हमारे यहाँ पर भी होते हैं। जैसे कि एक कोई मुख्य काम होता है, दो तीन साथ में कर देते हैं। एक ऐसे ही कोई सज्जन रिटायर्ड होकर आए थे, रिटायर्ड होकर आए, पहले शहर में झोपड़ी थी, अब गांव में घर बनाया, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद सबको संयोगिता स्वयंवर दो कार्यक्रम है। अब देखिए साहब, और एक मोटो थारे फर्स्ट क्लास, इन्हें केक है, तंबू नहीं है। नौ बढ़िया लेना है तंबू, वास्तव तंबू तोड़ना, तंबू उखड़ना सही है। अरे बींद राजा जिस पर बैठते उसे क्या कहते हो? कोई स्टूल तो है कौन? महाराज बताओ इसे क्या कहते हैं? वो बींद राजा को आगे बिठाया जाता है? बाजोट नहीं महाराज, बाजोट में थाली में लो, स्टेज कह दो, सोफा कह दो, नाम तो दूसरा होगा। ये सोफा, ये नए नाम है, जो भी है। यहां पर आपके बिठा दिया हम लोगों ने संयोगिता को, और ये स्थान देखते हैं। और हमें थे जो मोहने बना देनी मुश्किल मामला है। यही तो है स्वयंवर की, यही खासियत है। स्वयंवर मतलब कितने लोगों को ललचाता, देखिए हर आदमी। सच बात है कि अपने जमाने में काजोल, ऐश्वर्या, उससे पहले श्रीदेवी, चलो ये जैसे कि ऐश्वर्या के बारे में बात करें, ऐश्वर्या का विवाह हुआ ना, कई सारे लोगों के चेहरे उतर गए। ऐश्वर्या ब्याह हो गया, थारे ऐश्वर्या के कहना, थाने मिल नहीं, थारे ढूकनी नहीं, थारे इतनी को डटे नहीं, ऐश्वर्या थारा के कहना, ये हकीकत बता रहा हूँ। ये मतलब हम अखबार पढ़ते थे, अखबारी दुनिया थी उस समय, तो फिल्मों देखी जाने वो बता रहा हूँ मैं थी। तो हाँ, ये अपने पिक्चर हो आंचल, आंचल ये किसका है? कोई बात नहीं, आंचल से जानते हो ना, ठीक है, एक ही बात है। तो जैसे ऐश्वर्या का विवाह हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों के क्या है महाराज, ये सारे मोटे मोटे महाभट भूपति, ये धरती के जो तारणहार हैं, जिनके चलने से पृथ्वी डगमगाती है, धूल से आसमान छट जाता है, ऐसे मोटे मोटे राजा, बड़ी बड़े तौंद तंदुलधारी, और आगे पीछे इनकी कह रहे लाखों की सेना, अक्षौहिणी सेना, ऐसे राजा आकर बैठ के, इनकी 1.5-2 किलोमीटर तो इनकी मूंछ है। करना भील की कितनी लंबी नहीं है क्या भाई? और बांकड़ से मूंछ नहीं तो राजा कैसा? अपने जैसे राजा होने से रायु, ये सब बैठ गए साहब। ये मुख्य द्वार है, सब इतने सारे राजा बैठे हैं, और ये इनका क्या हो रहा है? ये स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब आप समझते हैं? एक स्वयंवर ये नहीं है कि अब ये जैसे भाग गई, वो स्वयंवर नहीं है। एक परसों जो जोधपुर वाला, वो कोई स्वयंवर नहीं, वो भागमवर है। ये स्वयंवर है। भागमवर में स्वयंवर में अलग है। रोते बिलखते माँ बाप को छोड़कर जाते हो, इसे स्वयंवर नहीं कहते हैं। इसे माँ बाप की नाक कटवाकर भागना कहते हैं, जिनका अंत या तो आत्महत्या या थोड़े दिनों बाद मुंह लटका कर वापस आना, क्योंकि कहानियां ऐसी है। यह अलग मामला, ये ठाट बाट से होता था, ये परंपरा के अनुसार होता था। स्वयंवर हो रहा है। अब राजा पृथ्वीराज चौहान आए नहीं, तो इन्होंने क्या किया, या द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल के रूप में स्वर्ण मूर्ति, पत्थर की नहीं है, क्योंकि राजा है, जैसे अपन किसी की बेइज्जती करते हैं तो आधी इज्जत अपनी दे, तो इन्होंने क्या कि मूर्ति तो लगवाई है, लेकिन लगवाई किसकी? स्वर्ण मूर्ति, ताकि जयचंद किसी और से अपने आप को, यानी ऐसा ना समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम
वैभवशाली है और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इन्होंने स्वर्ण मूर्ति रख दी यहां पर। इसका अर्थ हुआ कि ये या हम लोग क्या करते हैं, प्राय जूते उतारते हैं। राजाओं ने नहीं उतारे होंगे। द्वारपाल का अर्थ ही है कि यहां ध्यान रखेंगे एज ए रक्षक के रूप में। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की स्वर्ण मूर्ति बना दी। अब संयोगिता है जो अपना वर चुनाव करेगी। ये इधर आए पहाड़ सिंह, फिर गए डूंगर सिंह, गए हाथी सिंह, गए शेर सिंह, ऐसे करके एक एक सिंह जा रहे हैं। गए पृथ्वी सिंह, गए आप त्रिलोक सिंह, गए आपके शिवेंद्र सिंह, गए समुद्र सिंह, मतलब सारे सिंह जा रहे हैं एक एक करके। सब राजा ये जाते ही इंगे मौके हो दुर्भावना बापरी के मेरे पार लगनी ठीक रहे। जैसे यहाँ आए तो एक नहीं, अब ये नेगेटिव विचारधारा के दो हो गए। जैसे यहां से गुजरी नेगेटिव विचारधारा के तीनों, ऐसे करके इनका कुनबा धीरे धीरे पीछे वालों को बढ़ता रहा। और वो क्या है, माला लिए ऐसे जा रही है, यूं 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 ऐसे जा रही है। और सभी इंग बराबर ओ तो ले तो गलो भले ही लंबो करे, लेकिन माला नहीं पहना रहे। एक उड़ा इसके टेंशन है कि हो सकता वहां पहना दी तो मेरे को नंबर लग, एक कट्यो, दो कट्यो, तीन कट्यो, उतनी तो जरूर आयो बराबर और बस मुंह उतर गया। ऐसी स्थिति वास्तव में मैं तो कहता हूं ये ठीक नहीं था भाइयों। अब जब इतने सारे एक अनार 100 बीमार लाकर खड़े कर दिए, अब अनार तो एक है, मिलना एक है, और सब लोग है जो बेचारे गले निकाल रहे मुंह लेके बैठे हैं कि हमारा नंबर लगे, हमारा इसका तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारा सिस्टम ठीक है, जड़ ये काली है, गूंगी है जकी रही के, और जब बोड़ो है जो भी है ओ रही के। ये पहले का सिस्टम था, अब ऐसा नहीं है। पहले पता है, पहले रिश्ते ऐसे ही तो होते थे। पहले यूं थोड़े कि देख और देखने में कुछ नहीं है। कहते थे बाबू मेड़े गया और बेटा रुक गया एक रात, और घर ठीक देखियो बस मारे पोतो हो ही, और तार वह भगवान करे पोती तो रिश्तो कर दी हो या नहीं आता पता ही नहीं है। ये होना है और हो जाएंगे तो अपने रिश्तेदार बन जाए, ऐसे बनते थे। और उनका बेड़ा पार हो गया। अब है जो आराम से देख कर आते हैं और महीना भर बाद उनका मामला टाए टाए फिस होता है। तो वो ठीक था, बंदी मुट्ठी लाख की करे बढ़िया थी। ये मॉडर्न जमाने के हैं थोड़े से यूं। तो यहां से आते आते महाराज बड़े यूं एकदम महाराज को लग रहा है ये मारा जाएगी कहां, यही तो समस्या लगाइए। यहां आपके इंगोर सिंह तक आइए और यहां आते आते सीधी स्वर्ण मूर्ति के अंदर इस माला को, वरमाला को इन्होंने पहना दिया। और जैसे ही ये हुआ, सामने यहां पर जयचंद राठौड़ बैठे थे और इनके चेले चपाटी गए साहब। वरमाला तो पत्थर की स्वर्ण मूर्ति को इन्होंने पहना दिए, जो कि इनके आज के समय दुश्मन है। इन्होंने क्या किया, संयोगिता को यहां से हटाकर गंगा किनारे भेज दिया। ऐसा होता आया पहले से और आज भी। जैसे ये हुआ, क्योंकि जैसे विवाह ब्याह उदाहरणियां कम हुए और बिगड़नियां घना हुए। आज भी देख लो जिनके घर विवाह है ना, जाएंगे बैठे रहेंगे 2-2 3-3 दिन और ठोक ही दिख रहा, लेकिन इन फिराक में रही कि कितना बिगड़े। लास्ट में अगर सब्जी भी कम पड़ गई, कहीं को नहीं एक अलंकार लगान कहीं बैठो सब्जी नित गिनो हो कहीं को। और महिलाओं तो वो % जाएगी बढ़िया से जिम खाएगी और वापस आएगी क्या कहेगी, पूछ ही कौन के, तो पूछ बड़े खेड़ी वेगे बाकी ठीक है, लेकिन पूछ नहीं थे, पूछ कोई नहीं रहा था, अपने आप जिम रहे थे। और पावे पानी को अनगाती ले में तो के सब्जी रन आड़ गई, लास्ट में खाया छोड़ सब्जी डाल के। जबकि भाई साहब चल नहीं सके, जाते टेम्पो में 8 आई और हमें 5 माई है, फिर भी सही नहीं देगी, कभी नहीं देती। आज तक मैंने नहीं सुना है। केवल उस दिन नहीं, उससे पहले भी गीत गाने जाएगी, बड़ी मुश्किल से जाएगी और वापस आएगी। वो गुड़ लेके आ रही है, कहेगी क्या, कहीं को ना कंजूस है तो देख कहीं को नहीं, ओ डली याद भी है के तो तने तो आई को भावे नहीं, मुंह तो तेरे इतना मोटो है कि मैं भाई नहीं, फिर भी कहे बाकी सब ठीक है, गुड़ नहीं दे रहे हैं कह रहे। या खाने में क्या कहेंगे, इधर उधर कोई कोई कमी निकालेंगे, पानी नहीं पायो और हैंगो मोटी समस्या है। पूछ के तो 4 जनों ड्यूटी लगा दे, आते पूछे थे कौन आया हो, क्यों आया हो, खेल ले हो, कित बैठो जिम, ताकि पूछ होती रहे, जिमा हो कहीं नहीं तो पाँच जोरदार कैसे आज पूछ जोरदारी केवल खानों को खिलाए इनके, ये प्राय होता है। यहां पर भी यही हुआ है। जैसे ही स्वर्ण मूर्ति को वरमाला पहुंचाई, इनके
कुछ लोग थे जो इतनी देर तक भौएं तनी हुई थी, सीधे यहां से जाते हैं, सीधे कहां जाएंगे? दिल्ली। यही तो है रासो। अब हवाई जहाज भी नहीं जाती है और हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंचता है, और वहां पर थोड़ी देर तो समाचार पहुंच गया दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के पास, साहब इस प्रकार के स्वयंवर का आयोजन हुआ और संयोगिता ने आपकी स्वर्ण मूर्ति में वरमाला पहना दी, अब आप क्या देख रहे हो? ये समाचार जैसे ही दिल्ली नरेश को पता था, शाकंभरी नरेश वहां से कह रहे हैं अपने 3000 सैनिकों को दिल्ली का भार सौंप कर चल पड़े और सबसे पहले आते जो यज्ञ था इसका विध्वंस करवाया। अब तर्क वितर्क नहीं कर सकते, कोई यूं नहीं कि भाई जब इतना मामला पूरा बिगड़ गया और यज्ञ विधिवत रूप से चल रहा है, सारे राजा बैठे हैं, ये क्यों बैठे रहेंगे? और रोटी भाई तो लगे हैं, ये सब गए, ये जैसे आए उसी तरह लौटे, और इनकी तो संभावना ही खत्म हो गई। ये तो पहले ही गए। सब लोग एक ही कह रहे हैं कि थोड़ी खराब है, माँ बाप के कहने में कौन? ये कोई बात हुई? हम इतने सारे बैठे थे, वो चलो रिजेक्ट हो गए, लेकिन हम बैठे थे ना, कह रहे इस मूर्ति में क्या रखा, ऐसा क्या है, कह रहे। तो ये तर्क वितर्क चलते रहे, लेकिन हमारे राष्ट्रों में ये कहा गया है जैसे ही ये घटना घटी तो उन्होंने यानी जयचंद राठौर ने अपनी पुत्री को वहां से गंगा किनारे भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके एज ए कोप में डाल दिया, कह रहे यानी उस पर क्रुद्ध है। और इनके यहां से कुछ लोग दिल्ली नरेश के पास जाकर ये संदेश देते हैं कि संयोगिता ने आपकी मूर्ति में वरमाला पहना दी है, इसलिए वो आपको चाहती है। इसे ही कहते हैं गंधर्व विवाह। यानी ऐसा कहा गया है कि संयोगिता का कोई पूर्व अनुराग था पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए जैसे अवसर आया उन्होंने अपना अनुराग को प्रकट किया। आते हैं पृथ्वीराज चौहान, यज्ञ का विध्वंस कराते हैं और संयोगिता का हरण करते हैं। यहाँ अपहरण नहीं है, क्योंकि एक तरह से प्रेम है, ये नायिका की सहमति से, इसीलिए हरण कहते हैं। सीता का रावण ने अपहरण किया था, न कि हरण। रुक्मिणी का श्री कृष्ण ने हरण किया था। हरण नायिका की सहमति से होता है। उसके बाद इन्होंने गंधर्व विवाह किया है। फिर हमारी कहानियां जो इससे भी आगे और कपोल कल्पित कह रहे निकलते हैं। शाहबुद्दीन की पहाड़ जैसी सेनाएं आती है, उनसे युद्ध होता है। दिल्ली के बाहर एक मंदिर है, वहां पर संयोगिता पृथ्वीराज का विवाह होता है। पद्मावती की कहानी भी कमोबेश यही है, जो कि इसमें एक और पात्र पद्मावती भी है। इस प्रकार से विवाह होता है। ब्राह्मणों को, पंडितों को और भी जो बंदी जन जातियां हैं उनको दान पुण्य किया जाता है। बहुत सारे उनको भेंट पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो राजा अपने महलों में चले जाते हैं और भोग विलासी जीवन जीते। उसके बाद ये होता है कि शाहबुद्दीन का एक बार फिर आक्रमण, एक बार फिर आक्रमण, फिर आपस में जोरदार लड़ाइयां होती है। इतिहास ये कहता है पृथ्वीराज चौहान मारे जाते युद्ध में। हमारा राष्ट्र ये कहता है पृथ्वीराज मारे नहीं गए। शाहबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अपने साथ गजनी ले गए। उधर पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा था, केवल 10 समय शेष थे। कौन लिख रहे थे? चंद बरदई पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे। 10 समय शेष थे। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कैसा रहेगा? आपके अधूरा रहेगा। पता चला कि मेरे राजा को गजनी ले जाया गया है, साहित्य ये कह रहा है, जबकि इतिहास ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे गए। हमारा राष्ट्र यानी साहित्य यानी काव्य ये कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। यह बात जैसे ही चंद बरदई को पता चली, चंद बरदई ने अपना राष्ट्र छोड़ बीच में, और वो भी अपने राजा के निमित्त के हितार्थ गजनी चले गए। और वहीं ये पंक्ति कही जाती है कि पुस्तक जलन हथ दे, चली गजनी चल पड़े नृप अपने राजा के काज के कार्य हेतु। और ये कहा गया है कि अंतिम जो 10 यानी इसमें 69 समय है, 69 समय में ये लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि 59 समय स्वयं कवि ने लिखे होंगे और अंतिम 10 समयों को लिखकर जलन ने पुस्तक को यानी ग्रंथ को पूर्णता प्रदान की। जैसे हम लोगों ने स्वयंभू के पवनचर्यू के बारे में पढ़ा था, उसमें पहले संध्या हम लोग ले रहे थे 83 और बाद में हम लोगों ने लिए 7, ऐसे करके 90। मैंने पहले ही कहा कि ये 7 और 90 का सवाल नहीं बनेगा, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है।
उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने ग्रंथ को पूर्णता प्रदान की। ठेठ तक आपकी विधाएं चलती रहेगी, कौन सा ग्रंथ अधूरा है तो उसी कड़ी में आपकी एक और जुड़ गया, पृथ्वीराज रासो अधूरा ग्रंथ है। पुस्तक जलन हत दे चली गजनी नृकाज, पुस्तक को अपने पुत्र जलन के हाथ देकर चंद बरदाई गजनी चल पड़े। ये इसकी एक कहानी है, यानी ये अपने आप में एक तरह की कथा बन गई, इसीलिए पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा गया। महाकाव्य क्यों कहा गया? महाकाव्य के कुछ कारण होते हैं, जैसे उसकी एक तो कथा होती है, वो खंडों में विभक्त होती है। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी यह 69 खंड में विभक्त कहानी है। महाकाव्य की विशेषता में विशेषता है, उसका नायक होता है वो प्राय क्षत्रिय होता है। तो इसका नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है, यानी क्षत्रिय है। महाकाव्य की विशेषता ये होती है कि उसकी नायिका या और वंश होता है वो भी क्षत्रिय वंश होता है। यहां पर भी ऐसा ही है, उसका कोई न कोई एक अंगी रस होता है, अंगी रस, यानी उसका प्रधान रस होता है। महाकाव्य की विशेषता है, यहां पर भी ऐसा ही है। हालांकि यहां हम दोनों पढ़ते हैं, वीर और श्रृंगार। श्रृंगार के उदाहरण आ सकते हैं, हम आपको लिखवा देंगे। 11th 12th में पहले पृथ्वीराज रासो चलता था, वहां पंक्तियां दे रखी, वहां से प्राय सवाल पूछ ले, हम वहां से आपकी एक पंक्ति लिखवा देंगे। वीर और श्रृंगार है, हमेशा कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए, और एक ये डिंगल पिंगल के बारे में भी मैंने हमेशा यही पढ़ाया है कि परिस्थिति के अनुसार आपको उत्तर देना है। इस बार परिस्थिति ऐसी बनी, आपको डिंगल छोड़कर पिंगल का चुनाव करना पड़ा और आपका आंसर सही निकला। वीर श्रृंगार में भी यही है, पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार दोनों हैं। जैसे खुमान रासो में पढ़ते हो, खुमान रासो का अंगिरस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार भी है कह रहे। विशलदेव रासो का अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार है। और प्रमाण रासो का अंगिरस पुनः आपके वीर है। यहां पर वीर और श्रृंगार रस दोनों बताए जाते हैं, क्योंकि जितनी जैसे ये युद्ध की परिस्थितियां चलती उतनी उतनी आपकी प्रेम कहानी, क्योंकि हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट इस प्रेम कहानी में भी बराबर चलता रहता है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि वीर है, श्रृंगार है, या शांत है, करुण है और कोई, तो फिर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, वीर करना। इसके पीछे कारण ये दिया गया है कि इसका जो शीर्षक है वो नायक के नाम पर है, और नायक के नाम पर है। नायक की जो यहाँ भूमिका है या नायक का जो चित्रण है वो केवल संयोगिता के कारण होकर वो शहाबुद्दीन से युद्ध जीतने वाले के रूप में भी है, और युद्ध का वर्णन बड़ा जीवंत किया गया है। तो हम लोगों को वीर रस को प्रधानता प्रमुखता देनी पड़ सकती है। ये बात आप केवल याद रखेंगे, लिखवाएंगे बिल्कुल नहीं। हम वीर और श्रृंगार दोनों लिखवाते हैं। डिंगल पिंगल शैली में हम जरूर पिंगल को प्रधानता देते हैं, और है भी पिंगल, क्योंकि परीक्षा में भी आ गया सवाल, इसलिए इसमें अब इतना संदेह नहीं रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। फिर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको ये करना है। अब पृथ्वीराज रासो महाकाव्य हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी कथा खंडों में विभक्त है, इसके अंगिरस भी है कह रहे, जैसे कि ये इसका नायक क्षत्रिय है, फिर इसमें इस प्रकार की घटनाएं होती है, इसमें गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जैसे ये भी दर्शाया गया है। फिर इसमें एक अन्य राजा वो भी आ जाता है, उनसे भी युद्ध होते हैं। ये सारी चीजें इसको महाकाव्य ठहराती, इसलिए पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य और चंद बरदाई को पहला महाकवि कहा गया है। अब रहा आपके चंद बरदाई के बारे में सवाल, क्योंकि यह रासो, यह काव्य जितना पृथ्वीराज के लिए जाना जाता है उतना ही चंद बरदाई के लिए जाना जाता है। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर, दोनों का जन्म लाहौर में नहीं हुआ है, दोनों जन्म केवल एक दिन हुआ, इतना ही है। हम चंद बरदाई का पढ़ रहे हैं, इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पंक्ति एक थल जन्म एक थल मरण निधान, इसका अर्थ हुआ एक ही दिन जन्मे और एक ही दिन का निधन यानी मृत्यु हुई है। मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। एक आगे आप कहीं कहीं पृथ्वीराज की आंखें, कोई एक एकांकी पढ़ोगे उसमें भी यही है, उसमें ये 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताम बैठो सुल्तान मत चूके चौहान, वो उसमें दिया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। चंद बरदाई पीछे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे राजा है, ये शब्द से बाण को भेद देते हैं कह रहे, यानी आप आंखें बंद करवा दीजिए, इनकी आंखें बांध दीजिए, केवल शब्दों से कहोगे, जहां तीर निशाना लगाना है ये वहां पर लगा देंगे। तो ये अपना आप में एक
अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं हाँ देखिए, फिर सामने कह रहे राजा बैठते हैं और उनको ये कहा जाता है अब आप इनको कहो, और वो कहते हैं 4 बांस है, फिर 24 गज है, अंगुल अष्ट जगह दी गई है कि वहां पर बैठे, इस प्रकार से आप राजा का सर्वनाश कर दीजिए और मत चूके चौहान, चौहान को कहा चूकना मत, और वो उसका वहीं अपने तीर से वध कर देते। ये भी एक तरह किंवदंती है कह रहे हैं, क्योंकि रासो काल्पनिक है या कहा भी गया है, प्रामाणिक होने के पीछे कारण यही है कि इस प्रकार की कपोल कल्पित कहानियां इसमें गढ़ ली गई है। अपने सवाल ये रहेंगे, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ, तब ये कहा जाता है कि एक थल जन्म एक थल मरण निदान। अब आते हैं सीधे हम चंद्रबरदाई की ओर। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ, और ये भाट है, यानी उसमें भी एक गोत्र है जगात, भाट जाति के जगात गोत्र में आते हैं। इसका मतलब ये भाट है, और आदिकाल का साहित्य चारणों और भाटों के द्वारा लिखा भी गया है। इसीलिए यहीं से हम लोग गौरी शंकर हीराचंद ओझा वो यहां से लेते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो केवल भाटों की कल्पना है, क्योंकि चंद्रबरदाई क्या है? भाट है। इसलिए वो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो केवल भाटों की कल्पना है, हमारा ट्रिक रहता है ओझा भाट। ट्रिक समझने के लिए, ये याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने से क्लियर होगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई के परिचय के बारे में पढ़ते हैं, तब ये कहा जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के कह रहे हैं कवि है, यहाँ आश्रित कवि है। इतना ही नहीं कह रहे हैं, ये इनके सखा है, यानी कि इनके मित्र भी है, और ये इनके सामंत भी है कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर ये सैनिकों की तरह युद्ध भी लड़ते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के आश्रित कवि है, ये इनके सखा यानी इनके मित्र है, और ये सामंत की तरह है, यानी इनके युद्ध में इनके साथ बाकायदा तलवार लेकर लड़ते भी है कह रहे। पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई सखा है और सामंत है, दोनों भूमिका में, यानी इनके अभिन्न मित्र है। और ऐसा भी कहा जाता है सदैव इनके साथ छाये की तरह रहते थे, इसीलिए ये मरे भी एक ही दिन। ऐसे बहुत कम हम लोगों को पढ़ने में मिलता है कि एक ही दिन दोनों का निधन। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं, ये अपने पास में कटार रखते, दोनों एक दूसरे की ई लीला कटार से समाप्त कर देते, दोनों वही मर जाते हैं, क्योंकि दुश्मनों के यानी हाथ हम लोग न पड़े गए। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ। ये भाट जाति के जगात गोत्र में आते हैं। ये बात हम लोगों को कैसे पता चली? मैंने आधा पृथ्वीराज आपको पढ़ा दिया पहले ही। हम लोगों को कैसे पता चलती है? तो हमारे यहाँ महामहोपाध्याय, ये इनकी एंट्री हो गई आपके हर प्रसाद शास्त्री, यानी आदिकाल हम जहां से पढ़ते वहीं बातें शुरू कर देते हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजपूताने की यात्रा करते हैं। कितनी यात्रा करते हैं? 3 यात्रा करते हैं। राजपूताने की 3 यात्रा करते हैं। उसी दरमियान महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री कहाँ जाएंगे? नागौर जाएंगे। और नागौर ऐसा जिला जिस पर ज्यादा गौर न किया जा सके कह रहे, नागौर जाएंगे और वहां मिलते हैं नानूराम भाट से मिलते हैं। ये हमारे एक सवाल बनता, ध्यान रखना। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री अपने राजस्थान राजपूताने की 3 यात्राएं करते हैं। राजपूताने का इतिहास किसने लिखा है? ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूत का इतिहास लिखा है। अलग सवाल है, ये क्या है? ये इतिहासकार है। सवाल एक भी आप रट कर नहीं, यानी ये सारी चीजें हम समझोगे कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक ख्यात नाम यानी प्रख्यात इतिहासकार है, और इनकी रचना का नाम राजपूताने का इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी रचना है उसकी कसौटी इतिहास पर कसेंगे। इतिहास पर कसेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में जो घटनाएं पृथ्वीराज के बारे में, सुंदरी के बारे में, कमला के बारे में मिलती है वो यहाँ सही है कि नहीं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कर्पूरी देवी बताया गया है। बीच में आगे से बता रहा हूं। तो इतिहास इस बात की इजाजत नहीं देता है कि पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कमला था।
इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ शासक समर सिंह से हुआ, ऐसा भी वहीं नहीं लिखा हुआ है। इतिहास ये भी नहीं कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 14 विवाह किए। यानी इतिहास में ये घटनाएं और राष्ट्रों की घटनाएं, इतिहास की घटनाएं आपस में मेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि ये महानुभाव इतिहास के अनुरूप ही इस ग्रंथ को कसना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, पृथ्वीराज रासो को अनऐतिहासिक घटना बताया, सॉरी रासो बताया अनऐतिहासिक। क्या समस्या हुई भाई? आवाज साफ नहीं आ रही? कहां नहीं आ रही है? आवाज की समस्या तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो बराबर ही। कहां तक नहीं आ रही? हाथ खड़े करो, कहां नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है? कम आ रही है? ये कल थोड़ी इसमें खुसर पुसर तो की, अब नहीं हूं। और वो सही आ रही, वो आपको सही आ रही है क्या? उससे ज्यादा, और ज्यादा हो गई हूं, बहुत ज्यादा हो गई। अब सही हुई थोड़ी? हुई है? हाँ, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं की भाई? वो स्वयंवर तक तो ठीक आ रही थी। तो माल्यार्पण हो रहा था तब तक हल्की, बस 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 उस समय तक तो सही आ रही थी। गड़बड़ हुई है जैसे ही सवाल परीक्षा में याद करने पड़ेंगे, और ये आवाज उसमें माला लेकर आराम से जा रही थी, यूं वो यूं कलडे हुए बैठे थे, तब तक आवाज एकदम ठीक थी। अब सही हुई, कभी भी खराब है। हाँ, ये मतलब हास्य विनोद अलग है, लेकिन जैसे ही बात गंभीरता का है तो आवाज सही आना और साफ आना जरूरी है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या है, ये कोई भी रचना उसकी कसौटी इतिहास को लेकर कसते हैं। इसीलिए अपना एक सवाल बन गया। वो सवाल ये है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को एकदम अनऐतिहासिक रासो कहा है। अनऐतिहासिक कहने का अर्थ हुआ कि ये रासो की कसौटी किस पर कसेंगी? इतिहास पर। और इतिहास की घटनाएं रासो की घटनाएं मेल नहीं खाती है। हम आगे एक और सवाल लेंगे कि इसको अप्रामाणिक ठहराने के पीछे कारण क्या है, और उसको खंडन करके उसका प्रामाणिक कैसे ठहराया जाता है। ये क्या कहेंगे, दो सवाल इन करेंगे। ओझा भाट इन्होंने ये कहा है पृथ्वीराज रासो केवल बातों की कल्पना है और ये रचना ऐतिहासिक नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है? अनऐतिहासिक है। दोनों बातें आपको यहां से इनकी ये याद होगी। एक होगी ट्रिक से ओझा भाट, अनऐतिहासिक है तो क्या है? केवल बातों की कल्पना है कह रहे हैं। और अनऐतिहासिक है क्योंकि ये इतिहासकार है। वापस हर प्रसाद शास्त्री राजपूताने की 3 यात्रा करते हैं और ये नागौर जाते हैं। वहां पर इन्हें नानूराम भाट या नैनूराम, एक ये वो मिलते। इनसे ये जो वंशावली प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर चंद बरदाई के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि चंद बरदाई के 4 पुत्र थे, एक युद्ध में मारा गया, एक का अता पता नहीं है, एक का नाम जल था कह रहे हैं। और ये पूरा वंश वृक्ष देते हैं। सवाल आपके ऐसे आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में इसकी पूरी वंशावली दे रखी है और इस प्रकार से वो ठेठ नीचे तक नाम दिए। हमारे ऐसा सवाल बनता नहीं है, पूरी वंश परंपरा दी है। और नानूराम ये कहते हैं कि हम चंद बरदाई की ही वंश परंपरा में आते हैं और लास्ट में अपना नाम भी वंश परंपरा में देते हैं। और आज भी बाटों की रचनाओं को, बाटों के ग्रंथों को राजस्थान में एज ए स्रोत के रूप में लिया जाता है। जब भी कोई ऐसा मसला जिनका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और बाटों की वंशावली लाकर प्रस्तुत कर देता है, कोर्ट भी उसको मानता है क्योंकि बाटों के पास इतिहास है। भले उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर कहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वीराज चौहान नाम से एक ही कहेंगे, पृथ्वीराज चौहान 5 आदमी थे ऐसा नहीं कहेंगे। यानी इतिहास तो है
बस बीच की इनकी कल्पनाएं भले है। अब हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया, ये जो सामग्री यहां से कलेक्ट किए, नानूराम भाट से मुलाकात करके चंद बरदाई की वंश परंपरा को इन्होंने हमारे सामने रखा और नानूराम भाट ने यह कहा कि हम चंद बरदाई की परंपरा में ही आते हैं, हम उनके वंशज है। जस्ट मैंने पहले ही बताया, यही लिखा है सूरा भी, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सारावली एज ए सूर सागर का सार है, साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों के लिए जानी जाती है। ये भी हमारा चर्चा हुई थी, कब हम सिद्धों की रचनाएं पढ़ रहे थे, संध्या भाषा शैली हमारे चल रही थी, प्रतीकात्मक भाषा थी, सांकेतिक भाषा थी, गूढ़ अर्थ है, द्विअर्थी है, पता नहीं चलता है, इसलिए संध्या भाषा कहा गया है। स्पष्ट लक्षित नहीं होता है कि क्या कह रहे हो, तो वहां से हमने जोड़ा वो दृष्टकूट पद है। उसी की जैसी उलट बांसिया रहेगी, खुसरो की पहेलियां भी रहेगी, लेकिन मैंने आपको बताया सूरदास की 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है, जिनका संपादन है हमारे ट्रिक रहेगा सुन बाबा सुन, प्यार की धुन एक ऐसा रहेगा, तो वहां सु से रहेगा आपके सुनीति कुमार चटर्जी, और नास रहेगा, ना है तो ना लेकिन उत्तर नास रहेगा। नागरी प्रचारण सभा से इस ग्रंथ का वो सूर सागर का संपादन करके प्रकाशन करवाते हैं, ऐसा हमारा एक ट्रिक रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे। और एक सवाल और वहां लिखवाएंगे कि दृष्टिकूट पदों के लिए प्रसिद्धि साहित्य लहरी की है, लेकिन सूर सागर में भी दृष्टिकूट पद है, बहुत कम जगह लिखा मिलता है। मैं लिखवाऊंगा तब आप नोट करवा दूंगा कि दृष्टिकूट यानी जिसके द्विअर्थी निकलते हैं, जिसके अन्य अर्थ निकलते हैं, के लिए रचना साहित्य लहरी जानी जाती है, लेकिन सूर्य की सूर सागर में भी दृष्टिकूट पद आपको मिलेंगे, कह रहे हैं साहित्य लहरी। सूरदास की साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी में सूर्य ने भी अपने आप को चंद बरदाई की वंश परंपरा में बताया है। 2 सवाल बन गए आपके। चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर, भाट, जगात, हरप्रसाद शास्त्री, राजपूताना माते 3 यात्राएं करते हैं, इनके बारे में मैटर कलेक्ट करते हैं, नागौर जाते हैं, नानूराम भाट से मुलाकात, इन्होंने अपने आप को चंद बरदाई की वंश परंपरा में बताया। चंद बरदाई के 4 पुत्र थे, अपने सवाल आना नहीं, जल के बारे में हम अलग से पढ़ लेते हैं। जलन को इन्होंने ये कहा है कि एक का नाम जल या जलन है, जिन्होंने इनके ग्रंथ को पूर्ण किया है। नानूराम भाट ने अपने आप को इनके वंश परंपरा में बताया है। वहीं आपके सूर्य के बारे में भी दिया है। सूरदास ने अपनी साहित्य लहरी में स्वयं को चंद बरदाई की वंश परंपरा में बताया है। यह आप करेगा चंद बरदाई के बारे में। अब ये रासो क्या है, यानी सिंपल सवाल, कथन भी रहेंगे बहुत सारे, भाषा के बारे में रहेंगे, छंद के बारे में रहेंगे, थोड़ा क्या है पढ़कर फिर थोड़ा लिखते हैं। यूं सरल चीजें ये रहेगी, जैसे कि आपने परमाल रासो, विशलदेव रासो के बारे में लिखा है, वैसे इनके सवाल रहेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हुए? चंद बरदाई हो गए। बहुत सारी बातें अभी हमारी छूटी है, जैसे यूं कि महामोपाध्याय ने सामग्री एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से, फिर प्रामाणिक पर गए नहीं, 4 खंड है उस पर भी नहीं गए। अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं सामान्य परिचय। कवि चंद बरदाई ये प्रबंध एक मुक्तक है, तो ये रहेगा आपके प्रबंध साहित्य है। कैसा है? महाकाव्य है। इसका मतलब चंद बरदाई हो जाएंगे आपके, हाँ, चंद बरदाई केवल महाकवि नहीं, इनको हिंदी का पहला महाकवि कहा जाता है। और कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो भले बाद में इनको जाली ग्रंथ ठहरा दे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी जाली कहा है, डॉक्टर बुलर ने भी जाली ग्रंथ कहा है, आचार्य शुक्ल ने भी जाली ग्रंथ कहा है। सबके अपने अपने सवाल है। डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले इनको अप्रामाणिक ठहराया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको सबसे पहले जाली ग्रंथ कहा है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस ग्रंथ को अनऐतिहासिक कहकर बाटों की कल्पना बताया है। ये सारी बातें रहेगी। प्रबंध काव्य है,
महाकाव्य है, हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य नहीं है। चंद बरदाई पहले महाकवि है, हिंदी के महाकवि है। खड़ी बोली के पहले महाकवि हरिओत जी होंगे। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग काव्य में करने वाले अमीर खुसरो रहेंगे। अपने अपने सवाल है। फिर इसके अंदर दो और सवाल है। एक रहेगा 68 प्रकार के छंद है। 68 प्रकार के छंद है। कल एक ग्रुप में चल रहा था। आप 5 और 6 का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे अतिशीघ्र, क्योंकि पहले वाले व्हाट्सएप ग्रुप में क्षमता नहीं है, वो भर रखा है। आपका ग्रुप बनाएंगे कल परसों, इसके अंदर लगा देंगे। आप सभी उसमें जुड़ जाना और उसको खोल भी देंगे। अगर कोई आप अपनी बात रखना चाहो तो, जैसे आपने निजी अथई शुरू की, हम उसको बंद कर देंगे। अगर इस संदर्भ में चलता रहा, जैसे पढ़ाई के संदर्भ में, तो खुला रखेंगे। जैसे ही एक दूसरे की बातों को काटना, आरोप प्रत्यारोप या अपने समाचार निजी अथई शुरू करते थे, हम उस ग्रुप को बंद कर देते, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है। ग्रुप बनाएंगे, शीघ्र बनाएंगे, सूचना मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें। 68 प्रकार के छंद है। और यहाँ 72 भी आ सकता है, यानी कल इस पर कोई आपको चर्चा चल रही थी, सार्थक चर्चा चल रही थी। 72 भी आ सकता है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। विवेक शंकर ने 72 प्रकार के छंदों को बताकर और वो जो छंद है वो भी उल्लेखित कर डाले हैं। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। दोनों 100% नहीं आएंगे। अगर आ गया, आपको 68 ही करना है, क्योंकि अधिकांश स्रोत 68 ही मानते हैं। 68 प्रकार के छंद है, न कि 68 छंद है, क्योंकि ये जो राशि है ना, ये 2500 पृष्ठों का है। ये कोई 100 पृष्ठ की रचना नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए, ये सवाल आया था कि मैंने लास्ट नहीं देखी, लेकिन शुक्ल निकलेगा आंसर। आचार्य द्विवेदी का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ते हो आप, वहां पर भी ये लिखा है कि 2500 पृष्ठों का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में भी यही लाइन लिखी है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे? आचार्य द्विवेदी के ग्रंथ है 1940, लेकिन 40 में था भूमिका, फिर 1952, फिर 1952। तो उद्भव और विकास है 1952 की रचना है, और शुक्ल अपना काम कर गए। तो आचार्य द्विवेदी जी ने शुक्ल की लिखी हुई बात को ही लिया होगा, इसलिए द्विवेदी तो 100% नहीं। हालांकि कोई आलोचक ये नहीं कह रहा कि पहली बार मैं ही कह रहा हूं। जो कह रहा है आलोचक दूसरे उनके बारे में कहते कि पहली बार इन्होंने कहा है। हमारे ये सवाल, ये परीक्षा में आरपीसी में पूछा गया सवाल था, और ये पहली बार जैसे हमारे सामने आया तो मैंने कहा भाई लिखा तो शुक्ल के ग्रंथ में है, लेकिन और भी तो कोई कह सकते हैं। फिर द्विवेदी को टटोला, लिखा हो तो वहां पर भी है, लेकिन उद्भव और विकास में लिखी बात है, इसलिए संगत नहीं बैठती। अब जैसे कि मैं कबीर के बारे में आपको बहुत सारे कथन लिखाऊंगा, बहुत सारे, और एक सिर से पांव तक मस्त मौला वाले लिखवाऊंगा। अब आप जाकर ढूंढोगे द्विवेदी के तीनों ग्रंथ, उसमें वो है ही नहीं। एक भाषा के बारे में कि भाषा उनके सामने लाचार सी बनी रहती थी, वो सच में भाषा के अधिनायक थे, यानी डिक्टेटर थे। डिक्टेटर करते था तानाशाह, जैसे कि हिटलर। ये कथन इन तीनों ग्रंथों में नहीं है, तो सोचते आया कहां से? अरे उन्होंने कबीर नाम से स्वतंत्र रचना भी लिखी है, कबीर नाम से स्वतंत्र रचना भी उनकी है। फिर एक कथन हम और लेते हैं नाथों के बारे में, फिर यही ग्रंथ हम टटोलते हैं, वहां कथन नहीं है, तो कहां से आया? तो उन्होंने सिद्ध नाथों की वाणियां नाम से अलग से ग्रंथ संपादित किया है, वहां से लिए, वहां से नगंदन ले लिया। शुक्ल जी के बारे में भी ऐसा ही है। जायसी के बारे में कोई होगा, उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है। तुलसी के बारे में किया है, सूर्य के बारे में किया है, केवल कबीर के बारे में नहीं लिखा है। सूर्य के बारे में, तुलसी के बारे में और जायसी के बारे में आचार्य शुक्ल की इन त्रिवेणी स्वतंत्र रूप से किताब है। हो सकता है वहां कहीं कथन डाल दिए गए हो, तो कथन कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा आइडिया ये रहता है कि मूल ग्रंथों को टटोलते मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम कहीं कैसे लेकर लिखवाते हैं। तभी अपने गड़बड़ हुई। नंद दुलारे वाजपेयी सुन, सू से सूरा, बस ओके हो गए। हाँ, ट्रिक यही था, सुन मतलब सूर सागर और नंद दुलारे वाजपेयी, हाँ तो वो आ जाता। केवल ट्रिक था सुन, नहीं हूं सुन बाबा सुन, इस प्रकार से हमारा ट्रिक था, बिल्कुल सही है।
इतनी देर तक बैठे बैठे आपने इसको टटोल लिया, ठीक किया ये। तो यहां पर ये प्रबंध काव्य, महाकाव्य, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए चंद बरदई को छंदों का राजा कहा गया है। कहने वाले कौन है? नामचंद। ये नया ट्रिक यानी इस बार इजाद किया है। इतना तो हो गया कि अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रही। फिर छप्पयों का राजा अब सरल हो गया। वो कहने वाले शिव सिंह सेंगर है। एक कथन आपके और रहेगा, वहां आप केवल एक शब्द याद रख लेना कि तलवार की धार पर या तलवार की खनकार पर ऐसा कथन आए, वो एचपीडी का कथन है, ध्यान रखना। उसका भाव ये कि चंद बरदई हर एक छंद पर अपनी पूरी पूरी प्रतिभा सामने ले आते, लेकिन मुख्यतः नाचते वो कह छप्पे वगैरह पर है। तो वहां एक कथन आएगा, अच्छा कथन है, द्विवेदी जी का कथन है, और तलवार शब्द आएगा। एक और आप निकाल लोगे। छंदों के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद बरदई को छंदों का राजा का है नाम छंद। छंदों में भी विशेष रूप से कौन सा छंद? छप्पे छंद। तो शिव सिंह सेंगर ने इनको छप्पे का राजा कहा है। विवेक शंकर में यह बात गलत लिखी गई है, कारण द्विवेदी की वहां से कॉपी की है और लिखने में त्रुटि हो गई। तो हो सकता है उन्होंने नए वाले संस्करण में इसको करेक्ट कर लिया हो, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको किताब सजेस्ट की। अगर आप वहां पढ़ोगे आपको लगेगा साहब वहां ये लिखा है गलत है। मेरी उनसे बात भी होगी, मैंने उनको स्रोत भी भेज दिया, शायद उसके बाद संस्करण आए उन्होंने उसमें करेक्शन भी कर दिया हो, नहीं भी किया तो कोई हानि नहीं, क्योंकि आपको मैं लिखवा रहा हूं, सही है। फिर इसके भाग, इसके खंड 69 समय है। नंबर 1, भागों को समय कहा गया है, खंड को समय कहा गया है, समय कहा गया है। और ये समय कितने? 69। ये कंफ्यूज होता है हमारे यहां पर कि 68 और 69 में दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। 68 प्रकार के छंद है, जिनमें प्रमुख छंद कौन सा है? छप्पय है। और 68 भाग है, भाग जिन्हें क्या कहा गया है? समय कहा गया है। इन भागों का नाम समय है, जिनमें सबसे बड़ा समय है कन्वज समय है। ये युद्ध भी लिखा मिलेगा, ये सबसे बड़ा समय है, और ये है 61वां समय है। एक आपकी ये और सवाल रहेगा, जो 69 समय 69, इनमें सबसे बड़ा समय कन्वज समय है। कन्वज समय जिस प्रकार से तुलसी के रामचरितमानस में अयोध्याकांड का जो महत्व है पृथ्वीराज रासों में, वही महत्व कन्वज समय का है। कन्वज समय इसकी मूल गाथा है, इसके इर्द गिर्द ही पूरा रासो आपकी घूमता है। यानी 68 प्रकार के छंद है, छप्पे का आधार पर शिव शंकर का कथन है, 69 भाग जिन्हें समय की संज्ञा दी गई है, और जिनमें सबसे बड़ा समय कन्वज समय। ये हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि हो सकता है आ जाए हमारी लॉटरी लगे कि हम लोग इसको सही कर बैठे। कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं वो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पद्मावती समय दे रखा है, इसलिए वो थोड़ा इसको डीपली पढ़ते हैं। 8-10 कवियों को, उनमें से एक आपकी चंद बरदई भी है। अब इस रासों का रूप कैसे मिलता है, ये हालांकि सवाल आज अपन नहीं पढ़ेंगे। 4 प्रकार यानी 4 संस्करण है, क्योंकि इनका क्या है स्वतंत्र आपको याद करना पड़ेगा, काफी रटना पड़ेगा। एक इनके बारे में 4 मत। ये जैसे कि वृद्ध संस्करण काशी नागरी प्रचार सभा द्वारा हम जो विशेषता पढ़ते हैं, हम जो ये 68 प्रकार के छंद 69 भाग पढ़ते हैं, ये सारा का सारा इन 4 संस्करणों में जो सबसे बड़ा संस्करण है, जिन्हें वृद्ध संस्करण कहा जाता है, हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। और यह 1585 की एक प्रति उसके आधार पर ही काशी नागरी प्रचारणी सभा ने वृद्ध संस्करण का संपादन करके प्रकाशन करवाया। और हम जो विशेषताएं पढ़ते हैं कि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, यह प्रबंध काव्य है, पिंगल भाषा है, डिंगल पिंगल शैली है, 69 समय है, और इसमें 16,000
306 छंद है और ये 2500 पृष्ठों का एक रासो काव्य है। ये जो सारी विशेषताएं 4 संस्करण में, पहले यानी वृद्ध संस्करण की विशेषताएं, उसके बाद तो अपन क्या है, ये आंकड़ा 7000 पर ले जाएंगे, फिर ये आंकड़ा 3500 पर ले जाएंगे, फिर ये आंकड़ा 1300 पर ले जाएंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे, याद नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे। फिर ये 19 समय भी ले जाएंगे, चौथा संस्करण तक ले जाएंगे, लघुतम संस्करण कहेंगे उसको, सही मानने वाले दशरथ शर्मा ये भी लेंगे। एक इनके बारे में 4 राय बनती है, एक वर्ग ऐसे प्रामाणिक कहता है, और ये सवाल मैंने हमेशा ट्रिक से बताया और हमेशा सही हुआ। अब आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, कारण अब बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन चीजें देखेंगे तो ये ट्रिक हर कोई पकड़ लेगा, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी भाई। फिर भी ऑफलाइन जितना याद रहता है उतना ऑनलाइन में रहे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग थोड़े दूसरे एंगल से इसको लेते हो, फिर टेस्ट भी अपने जस्ट आमने सामने होता है। टॉमी श्यामो कर्नल टॉड है, ये मिश्र बंधु है, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, न कि श्यामल दास। श्यामल दास को नगेंद्र ने श्यामल दान लिखा है, चारण है दान या दास जो भी लिखा है। ये या तो मोस्टली ये करना है, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या, इनका सवाल भी मैं मोस्ट करवा रहा हूं, जरूर आएगा कभी न कभी। एक संवत की कल्पना की है, जब अप्रामाणिक ठहराने वाले कहते हैं कि 90 से 100 वर्ष का अंतराल आ रहा है। कैसे आ रहा है? जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और आप चित्तौड़ के किसी राजा की तुलना करते हो, तो एक पहले एक बाद में कह रहे हैं। 90 से 100 वर्ष का अंतराल दूसरे ग्रंथों में उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज विजय में आ रहा है। तो इन्होंने एक नए संवत की कल्पना की, आप आनंद संवत से इस आंकड़ों को देखिए तो आपको ये फिर नजर नहीं आएगा। कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, श्यामल दास और श्याम सुंदर दास 2 है। सुंदर है वो सत्य है, यानी श्याम सुंदर लेंगे, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हम साथ में भले मोतीलाल मेनारिया ले रहे हैं। हमने पहले 2 रासो ग्रंथ पढ़े, एक का रत्नाकाल 1730 से 60, एक 16वीं शताब्दी की गुजराती कवि की रचना, और वो आलोचक कौन थे? मोतीलाल मेनारिया थे, ध्यान रखना, मोतीलाल मेनारिया। और बिस्लेव रासो का समय 14वीं शताब्दी मानने वाले कौन हुए? माता प्रसाद गुप्त है। बिस्लेव रासो के सह संपादक कौन हुए? अगरचंद नाहटा है। हाँ, संपादक बाबी बीमा से याद हो गया, अब सह संपादक याद करें। थोड़ा लिखिए फिर चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन में पूरा होना नहीं है, 3 दिन में नहीं होना है, 3 दिन से भी ज्यादा समय लगेंगे, इसलिए थोड़े पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। फर्स्ट ग्रेड वालों के कल तो मैं यही पढ़ाऊंगा, परसों से 3 में से एक लेनी है, या गणानंद कवित ले, या नागमती वियोखंड ले, या राम की शक्ति पूजा। इसमें यूं है, राम की शक्ति पूजा लेंथ ही है काफी, नागमती वियोखंड उससे कम है, गणानंद कवित उससे कम है। या तो छोटे से बड़े की ओर चले या बड़े से छोटे की ओर चले। ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी एक पढ़ेंगे, क्योंकि गणानंद कवि तो अपन 1 या 2 क्लास में कर लेंगे, और नागमती वियोखंड अगर अच्छे से लेंगे तो भी 3 दिन में कर लेंगे। और राम की शक्ति पूजा जो सवाल आएंगे वो तो आपके शॉर्ट में अगर मैं 2 क्लास में करवा दूं वहां से भी आ जाए, लेकिन आपके रहेगा कि छूट रहा है तो फिर मैं थोड़ा उसको पूरा पढ़ा दूंगा। राम की शक्ति पूजा के सवाल फिक्स है, यानी वहीं से आने हैं, जो हमारे 11वीं 12वीं के सिलेबस में पहले चलती थी वहीं से सवाल आने हैं, 100% वहीं से। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जिस पंक्ति का कोई होती थी वहां सवाल, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम थोड़ा उसको पढ़ लेंगे। अभी पर्याप्त समय मतलब समय ही पड़ा है। आज अगर आप फ्री कर दें तो 6 महीने में तो पूरे सिनेरियो बदल जाएगा, इसलिए समय ही समय पड़ा हमारे। तो मैं देख लूंगा, तीनों में से कोई भी एक लूंगा। प्रयास ये रहेगा छुट्टियों में इन विधाओं को करवाने का। यूं लिखिए, पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद बरदई। सेकंड ग्रेड वालों को भी पढ़ाऊंगा, उनके लिए मैंने बता दिया।
पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद बरदाई, रचना काल 12वीं शताब्दी, रचना काल 12वीं शताब्दी, काफी हद तक सही भी है। नेक्स्ट, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य शैली पिंगल, शैली पिंगल, 4 संस्करण, 4 संस्करण, 4 संस्करण। नेक्स्ट मोस्ट, उपलब्ध प्रतियों के आधार पर, उपलब्ध प्रतियों के आधार पर उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने श्री नरोत्तम दास स्वामी ने उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर निश्चित किए। 4 के लिए मोस्ट करवाए मैंने, राउंड करेंगे ऐसे आंकड़ों को। रूपांतर, ये संस्करण की बात की जा रही है। निश्चित किए, 4 रूपांतर निश्चित किए। नेक्स्ट, वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना। वीर के नीचे रेखांकन करके ऊपर राइट कर देंगे, जैसी परिस्थिति वैसा सवाल। वीर एवं श्रृंगार रस वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना। नेक्स्ट, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, जिसमें कवित, छप्पे, तोटक, तोमर, अड़सठ 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, जिसमें कवित, छप्पे, तोटक, तोमर, गाहा, आर्या। गाहा कर क्या हुआ? आज भाई एक्टिव रहे आप जोरदार। गाथा, आर्या आदि। अड़सठ प्रकार के छंदों का प्रयोग, जिसमें कवित, छप्पे, तोटक, तोमर, गाहा, आर्या आदि प्रमुख है।
कोष्ठक में डाल दीजिए नॉट वी एस, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, नॉट वी एस, विवेक शंकर ने शॉर्ट बस वी एस उल्लेख कर दीजिए। कोष्ठक में लिखिए नॉट विवेक शंकर में, यानी उनकी उनकी रचना में, या ने जो लिखो, विवेक शंकर में समझने के लिए 72 छंदों का उल्लेख है। आपके दिमाग में आएगा दोनों आ जाए तो 68। विवेक शंकर में 72 प्रकार के छंदों का उल्लेख है, क्योंकि 68 छंद नहीं लिखे, 68 प्रकार लिखे ना आपने। हाँ, विवेक शंकर में 72 प्रकार के छंदों का उल्लेख है। नेक्स्ट 69 समय है। 69 समय है। 69 समय है अल्पविराम जिसमें सबसे बड़ा, 69 समय है जिसमें सबसे बड़ा 61वां समय कन्वज समय है। जिसमें 61वां समय कन्वज समय है, जो रासों की मूल कथा है। उनहत्तर समय है जिसमें सबसे बड़ा समय 61वां समय, नाम लिखा है आपने इसका, कन्वज समय है, जो रासों की मूल कथा है, यानी ये मुख्य है। नेक्स्ट डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा डालना, तुलसी के रामचरित मानस में जो स्थान, तुलसी की रामचरित मानस में जो स्थान अयोध्या कांड का है, तुलसी के रामचरित मानस में स्थान नए लोग सोचेंगे अयोध्या कांड क्या है। रामचरित मानस के 7 कांड है, उसमें एक कांड का नाम अयोध्या, यानी जैसे यहां भाग को समय कहा गया है, रामचरित मानस में भाग को कांड की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर नामवर सिंह अनुसार तुलसी के रामचरित मानस में जो स्थान अयोध्या कांड का है, अल्पविराम वही स्थान इसमें कन्वज समय का है, वही स्थान इसमें कन्वज समय का है। वही स्थान इसमें कन्वज समय का है। नेक्स्ट, अधिकांश विद्वानों ने भाषा, तुम बेड़ो हो क्यों, अधिकांश विद्वानों ने भाषा पिंगल, कोष्ठक में लिखना ब्रिज, अधिकांश विद्वानों ने भाषा पिंगल, कोष्ठक में लिखना ब्रिज, पिंगल मानी है
अब हमने पहले भी चर्चा की थी, जैसे कि जैन साहित्य यहां पर कौन सी भाषा में लिखा गया था? अपभ्रंश में। परीक्षा में एक सवाल प्राकृत का किया है, राइट? वो अलग, वो भाषा का सवाल था, और वहां पाली के बाद प्राकृत है, और प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया है। हम यह साहित्य में पढ़ते हैं, तब हम उससे एक कड़ी आगे बढ़ते हैं और 10वीं 11वीं शताब्दी की प्राय रचनाएं ले लेते हैं और उसमें अपभ्रंश कह रहे। फिर हमने 1114 और 1184 दो आंकड़े लिए। एक हमारा ट्रिक था, धर्म स्थूल होता है, एक था जीव। जीव ये था उस उपदेश रसायन रास, उस जी से जिन्नदत्त सूरी। अगर हम स्थूली बद्र रास लें तो धर्म स्थूल होता है, जिन धर्म सूरी। ये सवाल भी एकदम क्लियर हो गया आपके, गाए बगाए पढ़ते रहोगे। अभी 2 टेस्ट में तो आपका आदिकाल रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा ये, फिर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये छूटता रहेगा, फिर बीच बीच में लेते रहेंगे यूं। 1114 की जो रचना थी उपदेश रसायन रास, उसके रचनाकार जिनदत्त सूरी। उधर 1184 की शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। गण मुनि हरि गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि मान लिया हिंदी का, और उनकी रचना का संपादन किया है मुनि जिन विजय ने। मुनि जिन विजय उस रचना को रासो परंपरा की पहली रचना मानेंगे, क्योंकि उन्होंने उस ग्रंथ का संपादन भी किया है। मुनि जिन विजय यानी जैन लेखक है, और रचना जैन थी, और जैनों की रचना अपभ्रंश में लिखी है। अब देखिए, जैसे कि हम अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं द्विवेदी जी के अनुसार, रचना कौन सी है? संदेश रासक। पृथ्वीराज रासो पढ़ोगे वहां पर भी संदेश रासक को बहुत ज्यादा उन्होंने मिला दिया है पृथ्वीराज रासो में भी, क्योंकि जो आलोचक जिसको पहला कवि मानेंगे, जिस रचना को वो प्रमुख लेते हैं, तो उनसे हर एक जगह तुलना करेंगे, जैसे विष्णुदेव रासो में भी की है और यहां पर भी कर डाली कि इसमें भी रासक छंद का भरपूर प्रयोग हुआ है, कह रहे हैं। जैसे संदेश रासक हुआ है, संदेश रासक में तो 1/3 छंद है, वो रासक द्विवेदी जी कहते हैं, पृथ्वीराज रासो पढ़ते वहां पर कहते हैं, लेकिन हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि पूरा पूरा इतना संभव नहीं हम पढ़ सके और याद कर सके, भले चर्चा कर लेंगे। तो यहां अपना सवाल यह है कि एक कोई जैन आलोचक है, वो पृथ्वीराज रासो की रचना अपभ्रंश मानेंगे, क्योंकि जैनों ने अपने ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश बताई है। ऐसे करके आप सवाल याद करोगे, अगर यूं ही रटने का प्रयास करोगे होगा नहीं। आचार्य द्विवेदी जी जैन नहीं है, आचार्य शुक्ल जैन नहीं है, नामवर सिंह नहीं है, नलिन विलोचन नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र नहीं है, शिव सिंह सेंगर नहीं है, तो मुनि जिन विजय जैन है, और इन्होंने इस रचना की भाषा को अपभ्रंश का। ये यूं याद करोगे आप, लिखिए मुनि जिन विजय ने मूल रासों की भाषा को, मुनि जिन विजय ने मूल रासों की भाषा को, अगले बैच का टाइम क्या है? 8:15 है। आया तो रहा, मैं तैयार हो गया। मुनि जिन विजय ने यानी पृथ्वीराज रासों की भाषा को, मूल रासों की भाषा को अपभ्रंश बताया है। मुनि जिन विजय रेखांकन, अपभ्रंश रेखांकन। मुनि जिन विजय ने मूल रासों की भाषा को अपभ्रंश बताया है। अपभ्रंश बताया है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर लिखिए, रचनाकार चंद बरदाई के बारे में। रचनाकार चंद बरदाई के बारे में। रचनाकार चंद बरदाई के बारे में, यानी अब जो लिख रहे हो वो चंद बरदाई के बारे में लिख रहे हो, लिखिए मोस्ट करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार डैश करके लिखिए, जन्म 1168 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जन्म 1168 ईस्वी में हुआ। पूर्ण विराम। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पूर्ण विराम, आगे बढ़ना सीधा। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो और इनका पृथ्वीराज रासो और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पूर्ण विराम, बढ़ते रहिए आगे। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट। पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राजकवि थे। सामंत और राजकवि थे। पूर्ण विराम। नेक्स्ट। नेक्स्ट और विशेष रूप से याद करना है, यानी ये लाहौर में जन्मे जगात भाट, ये इनके रासों में लिखा है, ध्यान रखना है इनके रासों में लिखा है। ये हमने भले स्रोत शुक्ल जी लिया, अगला लिख रहे वो, लेकिन इनके स्वयं के रासों में लिखा है। नेक्स्ट लिखिए, पृथ्वीराज रासों के अनुसार इसको रेखांकन करेंगे और ऐसी चीजों को पढ़ जैसे में आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट, ऊपर वाली बातें तो शुक्ल जी के लिए, जो शुक्ल जी के अनुसार नहीं आएगी, क्योंकि अनुसार होती तो हम आगे कथन में ले लेते। शुक्ल जी के अनुसार स्पेशली हमने आगे लिखा है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो रेखांकन। पृथ्वीराज रासो के अनुसार, यानी शुक्ल जी नहीं कह रहे हैं, हाँ चंद बरदई स्वयं कह रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद बरदई का जन्म, चंद बरदई का जन्म लाहौर में हुआ। चंद बरदई का जन्म लाहौर में हुआ। इस रासो को पढ़ते भट्ट बनंत लिखा है, भाटों ने कहा है, कह रहे बनंत कर कहना होता है। चंद बरदई का जन्म लाहौर में हुआ। अल्पविराम, ये भट्ट जाति के भाट युवा, ये भट्ट जाति के ये भट्ट जाति के जगात गोत्र के थे। गोत्र आप समझते ही हो, जैसे प्रथम दृष्टया पूछते हैं के जातिया हो तो के बिश्नोई, फिर पूछ बिश्नोइयों में तो खिलेरी। आप क्या हो? कड़वासरा, जांगू, मांजू, क्या गुदारा? अच्छा, कम है गुदारा। ये खिचड़ खिलेरी ये ज्यादा नहीं है क्या? सब बराबर है, बढ़िया है।
तो जैसे कि एक जाति हो गई, फिर हो गई गोत्र कह रही हूं। ये आपने लिखा है भट्ट जाति रेखांकन के जगात नामक गोत्र के थे, नामक नहीं लिखा, गोत्र लिख दिया, एक ही बात है। नेक्स्ट पूर्ण विराम, सॉरी नेक्स्ट नहीं करना, पूर्ण विराम और अगली पंक्ति में लिखिए, पूर्ण विराम और अगली पंक्ति में केवल लाइन बदलनी है, नेक्स्ट नहीं करना है। इनका और महाराज पृथ्वीराज चौहान का जन्म, इनका और महाराज पृथ्वीराज चौहान का जन्म अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जन्म व मृत्यु एक ही दिन हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इधर आया और उधर चल पड़े, इसलिए हमने मजबूरी में लैंग्वेज सही लिखी, बाकी समझने के लिए इतना पर्याप्त था, लेकिन अब पूरी लिख रहे हैं। इनका और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन व, इनका व पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन व मृत्यु भी एक ही दिन हुई। वह मृत्यु भी एक ही दिन हुई। यथा, यथा एक थल जन्म एक थल मरण निदान, यथा एक थल जन्म एक थल मरण निधान, यानी इसका अर्थ ये हुआ एक ही दिन जन्मे और एक दिन चल बसे। नेक्स्ट, पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार भी निदान हो गया ना, मरण निदान। एक थल जन्म एक थल, एक थल मरण निदान, क्या कह रहे? एक थल जन्म एक थल मरण निदान। नेक्स्ट, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने भी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने भी क्या हुआ? हंसपद ने भी इनका जन्म लाहौर में ही माना है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने भी इनका जन्म लाहौर में ही माना है। बाकी वाला कल क्लास आपने शॉर्ट करवा दी, आज हमने कर दी। वो आए और मैं कल चर्चा की जो भागी कौन लेके आ गए, आप लाए, कोई लाए तो जरूर था, आप लाए थे, किसने डाला? ये छोड़ लियो वो एक ग्रुप में किसने डाला था? आपने डाला, हाँ, सही है। मैंने कहा भाई कई चेहरे बड़े तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक सच में ऐसा आ गया। और ये ग्रुप है अपने पहले बनाए बात करके, उसमें छोड़ लियो उभी है और आगे है तो भाई खड़ो है, तो आगे जरूरी था।